हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को 294 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। जी हां, वही अगले 25 सितंबर तक 5 चरणों में अन्य विभागों की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम होना है, जिसमें बिहार को कई अन्य सौगातें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 10 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम में मत्स्य, पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। उस दिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 107 करोड़ रुपए के लागत की परियोजना के शुभारंभ की घोषणा होगी। जी हां, सीतामढ़ी के डुमरा में 5 करोड़ रुपए की बकरी मछली बीज फार्म, 10 करोड़ से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षा के लिए किशनगंज के मत्स्य पालन कॉलेज और पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफर प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। जी हां, मधेपुरा की 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल, पटना के मसूरी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील, 2 करोड़ 87 लाख की लागत से कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 परीक्षा आज से शुरू हो रहा है। जी हां, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, अगर छात्र रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंची तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय बताया गया है। जी हां, मुख्य गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा 9 से 21 सितंबर तक चलेगी। एसटीईटी 2019 में कुल 2,47,241 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। इसमें प्रथम पेपर में 1,81,738 और दूसरे पेपर में 65,503 परीक्षार्थी शामिल है। पटना जिला की बात करें तो प्रथम पेपर में 17,571 और द्वितीय पेपर में 8,851 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए पटना के अलावा भोजपुर, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया में केंद्र बनाए गए हैं। कुल 60 केंद्र पर परीक्षा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लगभग पक्का कर लिया है। जी हां, सोमवार को तेज प्रताप यादव जन संवाद कार्यक्रम के तहत हसनपुर विधानसभा पहुंचे थे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर लालू के लाल ने रोड शो किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, समर्थकों ने कोरोना काल में मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा सीट यादव बहुल सीटों में से एक है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र के बजाय अब हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 20 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान स्पेलिंग, बैंक अकाउंट नंबर और आधार सीडिंग न होने की वजह से 46 लाख से अधिक लोगों की पेमेंट फेल हो गई है। जी हां, पहली किस्त में सबसे ज्यादा लोगों की पेमेंट फेल हुई थी। उसके बाद बढ़ती जागरूकता के कारण धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या घटने लगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जी हां, अगर आपको इसके लिए खेती किसानी के लिए 6,000 रुपए चाहिए तो फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखें, वरना आवेदन के बाद भी पैसा नहीं आएगा। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों के नाम की स्पेलिंग अलग अलग होगी तो भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इस स्कीम में पेमेंट का सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो उसे रिजेक्ट कर देगा। जी हां, इस समय योजना की छठी किस्त के 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। सभी किस्तों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 46,13,797 किसानों का भुगतान फेल हुआ है। बिहार का बाजार अब आयातित खिलौने के भरोसे नहीं रहेगा। जी हां, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही यहां भी बड़े पैमाने पर खिलौने का निर्माण शुरू होगा। जी हां, मनमानी कर रहे चीन को जोरदार झटका दिया जाएगा। जी हां, स्थानीय स्तर से लेकर देश के खिलौने बाजार पर चीन को समाप्त करने का बीड़ा देश के विभिन्न शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों ने उठाया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत योजना का इन श्रमिकों पर तगड़ा असर पड़ा है। इसे लेकर कई तरह के छोटे बड़े उद्योग क्लस्टर समूह तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में देश को खिलौने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की चर्चा की थी। इस बार फिर लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया तो
अब अगरतला में खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की टोली अपने गांव लौट आई है। अगरतला से लौटे विनोद सहनी, राधेश्याम सहनी, छोटे शर्मा एवं सुरेश शर्मा आदि ने बेगूसराय स्टेशन पर बातचीत के दौरान बताया है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण हम लोग वर्षों से अगरतला के एक फैक्ट्री में काम करते थे, जहां बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने का काम कर रहे थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की बात हम लोगों ने सुनी। इस संबंध में अपने फैक्ट्री मालिक से बात किया तो उन्होंने भी अपने गांव के आसपास खिलौने निर्माण शुरू करने का सुझाव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो गए हैं और इसके असर से अब देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले काफी समय से क्रूड ऑयल के दाम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम उस अनुपात से कम नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि अगर कच्चे तेल के दाम में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहता है तो जल्द ही आपको फ्यूल कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इस कोरोना संकट काल में बड़ी राहत की बात हो सकती है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2022 से पहले महामारी से पहले के स्तर में पहुंचने की उम्मीद नहीं है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बेरोजगारी अभी बढ़ती रहेगी, सरकारी कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं, अब श्रमिकों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, चौथे तिमाही में पूर्ण दोबार की रफ्तार कमजोर हो सकती है। जी हाँ, अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि हमें नहीं लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 से पहले महामारी से पहले के उत्पादन स्तर को हासिल कर पाएगी। सबसे बड़ा सवाल इस झटके की गहराई नहीं है, बल्कि यह है कि महामारी कब तक बनी रहती है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण आखिरी महामारी नहीं है और दुनिया के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर तैयार रहना होगा। कोरोना और विकराल रूप ले सकती है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि प्रौद्योगिकियों की काफी प्रगति के बावजूद कई देशों ने अभी तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर सही दिशा में ध्यान नहीं दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। वे जीडीपी, अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब मंगलवार को एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता की भविष्य और भरोसे को पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। अपने ट्वीट के साथ इस खबर को साझा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल बनाम लालू राबड़ी के 1.5 दशक की सरकार की तुलना की है। उन्होंने जेडीयू नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता खासतौर पर नई पीढ़ी तक पहुंचने और NDA-RJD के शासनकाल के बीच अंतर बताने को कहा है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए डिजिटल रैली के माध्यम से प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए 176 मिनट का भाषण दिया और अधिकतर समय पिछले 15 सालों में राज्य के किए विकास कार्यों की बात कही है। बिहार में कोरोना संकट को देखते हुए 14 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार में अनलॉक 4 शुरू हो गई है। इसमें कई तरह की पाबंदियों को हटा भी दिया गया है। बिहार के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश ही बिहार में लागू होंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सभी व्यक्ति को इस नियम का पालन करना होगा। वहीं राजधानी पटना में धर्म स्थल, मॉल, पार्क खुल जाएंगे। साथ ही सब्जी, फल, मीट, मछली सहित अन्य देश सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। दुकानदार जब चाहे दुकान खोल सकते हैं, जब चाहे दुकान बंद कर सकते हैं। इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना हर हालत में जरूरी होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक अब राज्य में रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। अब रात में कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। जी हाँ, लोगों को आने जाने पर अब किसी तरह की कोई भी रोक नहीं होगी। लोग एक जिले से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य आसानी से आ जा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार वासियों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज वैश्विक साक्षरता दिवस है। पूरे विश्व के लोग निरक्षरता के खिलाफ संकल्प लेते हैं। साक्षरता और शिक्षा के बिना किसी की भविष्य का विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसके कारण 2011 की जनगणना में राज्य में
पुरुषों की साक्षरता 11%, वहीं महिलाओं की साक्षरता में 18% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस योजनाओं के चलते पिछड़ी जाति के लोगों में साक्षरता बढ़ी है। उन्होंने साक्षरता दिवस के अवसर पर पूरे बिहार को शुभकामनाएं भी दी है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अपनी पहली आभासी रैली में उन्होंने बोला है कि कोरोना के कहर को देखते हुए हमने केंद्र के पहल की ही लागू प्रारंभ कर दिया है। अब अनलॉक प्रारंभ हो चुका है। हम केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लालू और राबड़ी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने बोला है कि हमसे पहले जो लोग सत्ता में थे उन्होंने क्या किया है। कब्रिस्तान और मंदिर का हाल ही देख लीजिए। न कब्रिस्तान की घेराबंदी थी और न ही मूर्ति चोरी को रोकने का उपाय। हमने 6099 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। मंदिरों में मूर्ति चोरी रोकने के लिए 226 मंदिरों में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एएनएम अभ्यर्थी महिला सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंची है। जी हां, एएनएम ट्रेनिंग पास कर चुकी महिलाएं सरकार से नौकरी की मांग कर रही है और इसी को लेकर सभी ने पटना के एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आवास का घेराव करने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। आनन फानन में काफी संख्या में पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस कर्मियों ने सीएम आवास के पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया है। जी हां, एएनएम की ट्रेनिंग कर चुकी महिला लगातार नौकरी की मांग कर रही है। महिला अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने वैकेंसी निकालने के बाद भी इन लोगों को नौकरी नहीं दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, मगर मानसून फिलहाल कमजोर है, जिसके कारण मूसलाधार बारिश नहीं हो पा रही है। आज सीमांचल सहित मिथिलांचल में सुबह से ही हल्की धूप और काफी उमस है। राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। उमस से परेशान लोगों को बारिश होने से राहत मिलेगी। 1-2 जगहों पर अच्छी बारिश की भी उम्मीद जताई गई है। कल पूर्णिया के अलावा मधेपुरा, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, खगड़िया, सीवान, सारण, बेगूसराय, लखीसराय, औरंगाबाद और गया और मुंगेर में भी बारिश हुई है। बिहार में कोरोना संकट के कारण मार्च महीने से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी स्कूल प्रबंधक इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सरकार ने अनलॉक 4 के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर विद्यालय में 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अभी स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर के बाद स्कूल आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ मास्क लगाना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। खबर के मुताबिक सरकार धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोलने का प्लान तैयार कर रही है। सुरजापुरी बोली और गंगा जमनी मिल्लत का पर्याय बना बहादुरगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछले 15 वर्षों में मोहम्मद तौसीफ आलम करते आ रहे हैं। वे लगातार 4 बार जीतकर विधायक हैं और पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ चुनाव से ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का किला बनकर उभरा है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। इस क्षेत्र में 2 प्रमुख टेरागाछ और बहादुरगंज के अलावा दिगल बैंक प्रखंड के 3 पंचायतों को शामिल करके कुल 35 पंचायतों और 1 नगर पंचायत शामिल है। जी हाँ, विगत 3 दशकों से 2 गठबंधन यूपीए और एनडीए के बीच सहमति रहने वाला है। यहाँ का चुनावी समीकरण इस बार बदलने की उम्मीद है। इस बार भी कांग्रेस राजद गठबंधन रहने के कारण विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का फिर से प्रत्याशी बनने की संभावना है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू, कांग्रेस, राजद तीनों महागठबंधन में थे। इस बार भाजपा, जदयू और लोजपा के हम भी इस बार साथ हैं। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी भी अपना आधार मजबूत कर रही है। ऐसे में किसी के लिए इस गठबंधन या फिर दल के लिए इस बार ये सीट जीतना बहुत आसान नहीं होगा। भारत में सर्विस दे रही एक बड़ी मोबाइल फोन कंपनी का नाम बदल गया है, जो जल्द ही 5G सर्विस लेकर आ सकती है। जी हाँ, ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, अब ये दोनों कंपनियां मर्ज होकर VI कहलाएगी, यानी कि वोडाफोन आइडिया नहीं कहलाएगी, VI कहलाएगी। कंपनी ने एक इवेंट के दौरान नए ब्रांड नेम और लोगो का ऐलान किया है। जी हाँ, VI का मतलब होता है V से वोडाफोन और I से आइडिया। जी हाँ, भारत में मर्जर के बाद भी अब तक दोनों कंपनियां अपने अपने नाम से काम कर रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव देखा जाएगा। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि VI फ्यूचर रेडी है और अब इसी एक ब्रांड नेम के तहत
तहत दोनों कंपनियां बिजनेस करेगी। कंपनियों ने कहा है कि 4G के साथ कंपनी के पास 5G रेडी टेक्नोलॉजी भी है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि मर्जर के बाद से देश भर में 4G की कवरेज डबल हो गई है। हालांकि कंपनी ने इस दौरान नए प्लान्स का तो ऐलान नहीं किया है। इस कंपनी के सीईओ ने इस दौरान कहा है कि कंपनी नेटवर्क का टेक्नोलॉजी में निवेश करना जारी रखेगी। यहां वे इस बात के लिए भी हिंट दे रहे थे कि आने वाले समय में बेहतर सर्विस के साथ ही टैरिफ की कीमतों में भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, राशन कार्ड न सिर्फ एक सस्ता अनाज मुहैया करवाता है बल्कि कई जगहों पर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी काम आता है। जैसे बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी ये एक जरूरी दस्तावेज के रूप में काम आता है। वहीं केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थी को 2-3 रुपए प्रति किलो हिसाब के दर पर मिलता है। ऐसे में अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से घर बैठे बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर जाना होगा या फिर ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद वहां से एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस या फिर तहसील के पास जमा करना होगा। आपको बता दूं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो है वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों की फोटो, आवेदक के आधार कार्ड के साथ ही परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगेगा। लोजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। लोजपा संसदीय बोर्ड में लिए गए फैसले के तहत बिहार की 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। जी हां, संसदीय बैठक की बोर्ड में यह फैसला चिराग पासवान की उपस्थिति में हुआ है। इस लिहाज से देखें तो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए 100 सीटें छोड़कर शेष सभी सीटों पर लोजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। बैठक से निकलकर राजनीतिक हलकों में आने वाले बातों पर भरोसा करे तो सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि बिहार में जेडीयू से लोगों में काफी नाराजगी है। चिराग पासवान ने भी अपने संबोधन में कहा है कि उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो साफ है कि हम पार्टी का उम्मीदवार लोजपा के साथ ही जेडीयू के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीति कर रहे हैं ताकि बाढ़ और कोरोना के संक्रमण से परेशान राज्य के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और केवल सुशांत और रिया चक्रवर्ती का एक एजेंडा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा किया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाजपा के इशारे पर मुंबई में अवैध बयान दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि बिहार के लोग आज बाढ़ और कोरोना से पीड़ित हैं, लोग नौकरी और रोटी खा रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार शासन की जिम्मेवारी है और जवाबदेही से दूर चली गई है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि अब ध्यान हटाने के लिए उनके पास केवल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा एक एजेंडा है। मामले का केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारत में बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत बड़ी खबर आई है। जी हां, हाल ही में लॉन्च की गई रूस की कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन को लेकर भारत और रूस के बीच कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। भारत में रूस के राजदूत ने इस बात की जानकारी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। जी हां, रूस के साथ वैक्सीन की सप्लाई, साथ मिलकर उत्पादन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि लैंसेट जर्नल के अनुसार शुरुआती ट्रायल में इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। रूस ने भारत के साथ स्पुतनिक वी को लेकर सहयोग के तरीके से साझा किए हैं। भारत सरकार फिलहाल इसका बारीकी से अध्ययन कर रही है। रूस के राजदूत ने कहा है कि कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रियाओं के बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर अन्य देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगी। आधुनिक कृषि मशीनरी का उपयोग कृषि के लिए सबसे जरूरी चीजें एक में से बन गया है। जी हां, कोई भी इनके बिना आधुनिक खेती के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आधुनिक कृषि मशीनरी में मेहनत कम लगती है और फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। हालांकि कुछ किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण महंगी कृषि मशीनरी नहीं खरीद पाते हैं। सरकार इसी के लिए एक नई योजना लाई है। केंद्र सरकार ने देश में 42,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य देश के छोटे मोटे पिछड़े किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है। इतना ही नहीं, योजना के तहत किसानों को 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अगर कोई किसान कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है तो वे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकता है और वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
पटना के डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान को खोलने का परामर्श दे दिया है। शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थानों में आने की अनुमति रहेगी। 9वीं और 12वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं, पर इसके लिए छात्र छात्राओं की माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वर्चुअल रैली असफल रही है। जनता नीतीश मॉडल को पूरी तरीके से नकार चुकी है। जिनके जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुए कैमरे के पीछे ही छिपेंगी। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा आयोजित वर्चुअल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनके तथाकथित सुशासन को पहले ही नकार चुकी है और अब तो उनकी पार्टी कार्यालय में भी हताश निराश हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र और कपड़े रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं सुना। बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना से तबाह है और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। ये बिहार की जनता के साथ मजाक है। इस बार चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।